ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है आर्यन न्यूज पर। उत्तराखंड की खबरों की ओर करेंगे। उत्तराखंड में चुनावी समर में जान फूंकने के लिए कांग्रेस के 30 स्टार प्रचारक इस बार मैदान में होंगे। इनमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के नाम शामिल हैं। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची को हरी झंडी दे दी है। साथ ही केंद्रीय चुनाव आयोग ने मंगलवार को सभी दलों के स्टार प्रचारकों की सूची उत्तराखंड की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या को भेज दी है और अब यही सूची प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और रिटर्निंग ऑफिसरों तक पहुंचाई जा रही है। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, राष्ट्रीय नेता गुलाम नबी आजाद, प्रभारी देवेंद्र यादव, चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष और पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और केंद्रीय चुनाव समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक, स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अविनाश पांडे, उत्तराखंड विस चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक मोहन प्रकाश, राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाल, जितेंद्र सिंह, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, हरियाणा के पूर्व सीएम दीपेंद्र सिंह हुड्डा और गुजरात की राज्यसभा सांसद डॉक्टर अमी याज्ञनिक, प्रदेश में वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य, राज्यसभा के सांसद प्रदीप टमटा, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, शायर और कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी, वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम, युवा नेता हार्दिक पटेल, छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी इस लिस्ट में शामिल हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है कि उत्तराखंड समेत देश के हिमालयी राज्यों में पर्वतमाला प्रोजेक्ट से बहुत फायदा होगा। कहा यह भी गया है कि उत्तराखंड के सीमावर्ती गांव में बुनियादी सुविधाओं का विकास होने के साथ ही सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ, चमोली जिले में गोविंद घाट, घाघरिया समेत उत्तराखंड में 27 प्रोजेक्ट्स पर धरातल पर उतारने की आस में भी बढ़ोतरी की गई है। पर्वतमाला योजना से पहाड़ी राज्यों में ट्रांसपोर्टेशन के आधुनिक संसाधनों की व्यवस्था की जाएगी ताकि ट्रांसपोर्टेशन आसान हो सके। पीएम मोदी ने यह कहा है कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर विशेष फोकस किया गया है। केंद्रीय बजट 2022 में पर्वतमाला प्रोजेक्ट के ऐलान से उत्तराखंड में सालों से अटके रोपवे परियोजनाओं की राह खुल गई है। बजट घोषणाओं से प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ी राहत मिली है। साथ ही आगे आपको बता दें कि सार्वजनिक और निजी भागीदारी मॉडल पर राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम चलाया जाएगा। पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण और रखरखाव की दिक्कतों को देखते हुए रोपवे प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। साल 2022 और 23 में 60 किलोमीटर की लंबाई वाले कुल 8 रोपवे परियोजनाओं के परियोजनाएं चलाई जाएंगी और इसी के साथ ही इन परियोजनाओं को अनुबद्ध किया जाएगा। उत्तराखंड में मंगलवार को 18 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है, जबकि 1840 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही तीसरी लहर के दौरान मिले मरीजों की संख्या करीब 78,000 के पार पहुंच गई, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 146 हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार मंगलवार को अल्मोड़ा में 183, बागेश्वर में 67, चमोली में 77, चंपावत में 40, देहरादून में 595, हरिद्वार में 229, नैनीताल में 210, पौड़ी में 58, पिथौरागढ़ में 98, रुद्रप्रयाग में 101, टिहरी में 42, यूएस नगर में करीब 93, जबकि उत्तरकाशी में 47 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। देहरादून जिले के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती 11, हरिद्वार में 2, नैनीताल में 3, जबकि उत्तरकाशी में 2 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। राज्य के कई ऐसे अस्पताल हैं और होम आइसोलेशन में रह रहे इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या आपको बता दें करीब 4,383 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है, जिससे एक्टिव मरीजों का आंकड़ा घटकर 26,814 रह गया। मंगलवार को राज्य की विभिन्न लैब से 27,000 के करीब सैंपल्स की रिपोर्ट भी आई है, जहां 26,000 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। मंगलवार को एक बार फिर से राज्य में संक्रमण की दर बढ़कर 6.91% हो गई है और मरीजों के ठीक होने की दर 62% से अधिक पहुंच गई है। राज्य भर में 1,47,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण भी किया जा चुका है।
अब प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आज बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इसी के कारण मौसम में ठंडक में इजाफा होने का अनुमान लगाया गया। कई पहाड़ी क्षेत्रों में हाड़ कपाने वाली ठंड लोगों को परेशान कर सकती है। हालांकि राजधानी देहरादून में सुबह हल्के कोहरे के बाद मौसम साफ रहा और धूप खिलाई, लेकिन मौसम केंद्र की ओर से जारी किए गए बुलेटिन के अनुसार राज्य के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जैसे तमाम जिलों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तो वहीं 2500 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ भी गिर सकती है और मौसम विभाग ने राज्य के अन्य स्थानों पर मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। हालांकि विभाग ने किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं की। दूसरी ओर उन्होंने राजधानी दून और आसपास के इलाकों में दोपहर के बाद हल्के बादल छाए रहने की संभावना जताई। राजधानी देहरादून में मंगलवार को अधिकतम तापमान 20.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम यानी कि 6.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं पंतनगर में अधिकतम तापमान 18.4 और न्यूनतम तापमान 5.2, मुक्तेश्वर में 10.8 और माइनस में 0.1 और नई टिहरी में अधिकतम तापमान 11.4 और न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। तो वहीं चुनावी माहौल के बीच बात करते हैं पश्चिम यूपी में हो रहे चुनाव को लेकर दंगल के बारे में। पश्चिम यूपी कहे जाने वाले और जटलैंड कहें, किसानों का गढ़ कहें या फिर सत्ता के सिंहासन पर पहुंचने वाले वोटरों का इलाका, सियासी दल समय के साथ सत्ता के लिए जंग तेज करते नजर आ रहे हैं। नेताओं का काफिला गलियों तक पहुंचने लगा है और अब पश्चिमी यूपी के रण क्षेत्र में नारों का जोर है। सियासी धुरंधर सत्ता तक पहुंचने के लिए रणनीतियों को अमली जामा पहना रहे हैं। आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी के सियासी संग्राम में सबसे पहले और सबसे अहम लड़ाई है पश्चिमी यूपी की और सीटें हैं 136। दांव बड़ा है, दंगल उतना ही अहम। दावेदारी भी सभी सियासी जमात ठोक रहे हैं, लेकिन ये जाटलैंड किस पर जान लुटाएगा, ये बड़ा सवाल है। सत्ता और विरोधियों के अलग अलग मुद्दे हैं जो सियासी फिजा में गूंज रही है। बीजेपी की कोशिश कैराना से पलायन के मुद्दे को फिर से राजनीतिक पटल पर लाने की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जिन्नावाद के आरोप समाजवादी पार्टी पर लगा रही है। कानून व्यवस्था के नाम पर भी अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश की जा रही है। वहीं बीजेपी समाजवादी पार्टी पर तमंचावाद का भी आरोप लगा रही है और वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। अखिलेश अपने समर्थकों में जोश फूंकने के लिए बीजेपी पर लगातार अलग अलग मुद्दे के जरिए कटाक्ष कर रहे हैं। वहीं अखिलेश अपनी लिस्ट में किसानों को सबसे ऊपर रखे हैं और किसानों के मुद्दे को उठाकर अखिलेश पश्चिमी यूपी में फिर से परचम लहराना चाहते हैं। महंगाई का मुद्दा उठाकर अखिलेश आम जनमानस पर सीधा सीधा प्रभाव डालना चाहते हैं। बेरोजगारी का मुद्दा उठाकर भी अखिलेश युवाओं को अपने पाले में लाना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि शहर के लोग भी अन्नदाता के पक्ष में मतदान करेंगे और जो खुशहाली आनी चाहिए थी, जो तरक्की होनी चाहिए थी, जो विकास का रास्ता होना चाहिए था, वो भारतीय जनता पार्टी ने रोका है। यहां निगेटिव पॉलिटिक्स कोई कर रहा है, नकारात्मक पॉलिटिक्स कोई कर रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम दोनों लोग मिलकर के नकारात्मक पॉलिटिक्स को खत्म करना चाहते हैं। एक बार फिर वही भाईचारा की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं कि हम सब एक हैं। जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको बढ़ा करके खुशहाली के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। बीजेपी की कोशिश है कि पश्चिमी यूपी में चुनाव को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लड़ा जाए, क्योंकि बीजेपी को भी पता है मुजफ्फरनगर के दंगे और कैराना का पलायन लोगों के जहन में जिंदा है और उसे सिर्फ कुरेदने की जरूरत है, जिससे यूपी में चुनावी मुद्दे ही बदल जाएंगे। तो वहीं पश्चिमी यूपी के जातीय समीकरण में हिंदुत्व का फॉर्मूला फिट है। किसानों के गुस्से वाला फॉर्मूला भी इस क्षेत्र में हिट है। इसलिए सियासी दलों की भी कोशिश अपने अपने मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाया जाए, ताकि आसानी से लखनऊ में सत्ता पर काबिज हो सके। आप सपा की सरकार के समय के किसी एक विकास कार्य को मुझे गिनवा दीजिए, केवल एक विकास उसका दिखाई देगा और वह है कब्रिस्तान की बाउंड्री।
कब्रिस्तान की बाउंड्री के अलावा कोई विकास वहां हुआ ही नहीं। जो बहनों, ये जो अपराधी जब सांसद विधायक बनेंगे तो क्या ये फूल की खेती थोड़े करेंगे? इधर आओ एक मिनट जल्दी। ये तो फिर तमंचे की ही खेती करेंगे। ये तमंचावादी हैं, वही करेंगे। और इनका उपचार भी एक ही है, और उपचार मेरे पास है, और वह है जेसीबी और बुलडोजर। 2017 की लड़ाई जितने पहले बीजेपी लंबे अरसे तक सत्ता से दूर रही, लेकिन पश्चिमी यूपी से पिछले चुनाव में पार्टी को आशीर्वाद मिला। हिंदुत्व के कार्ड ने कमाल किया, पार्टी सत्ता तक पहुंची और इस बार भी वही दाव जिन्नावाद के आरोपों को दोहराकर चला जा रहा है। लेकिन क्या इस दांव के सहारे योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बन पाएंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज। इसी रिपोर्ट के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें आर्या न्यूज।